गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर पूनम गगनेजा आपकी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज अपने बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक करेंगे कम्युनिकेशन यानी संचार। बीएड फर्स्ट ईयर टॉपिक है अपना कम्युनिकेशन। और संचार, संचार कह लीजिए, संप्रेषण, अब कहते हैं कि मानव कहते एक सामाजिक प्राणी है और कहते समाज में ही उसका निवास है। तो निवास करने के लिए उसे बोलने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का कोई ना कोई माध्यम तो होना ही चाहिए, क्योंकि वैसे तो है नहीं कि अपने बिना माध्यम विचारों को व्यक्त किए वो उसका गुजारा हो जाए। समाज में तो वो रह ही नहीं पाएगा। ऐसे समाज में रहकर वो कहते हैं अपने उसके अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण या जो भी कह लो कम्युनिकेशन कहलाता है। कहते बहुत सारे लोगों के अपने अपने आइडियाज होते हैं, लोगों के अपने क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, अपनी अपनी आइडियाज हो गए, अपने अपने फीलिंग्स हो गए, अपने अपने कॉन्सेप्ट हो गए। फीलिंग्स कॉन्सेप्ट अपने अपने हो गए और इन्हीं अपने अपने प्रिंसिपल्स भी हो गए, अपने अपने सिद्धांत भी हो गए। ये सारी चीजें कहते हैं एक मानव के अंदर होनी कहते हैं बहुत ही जरूरी और होती भी है सबके अंदर कि अपने अपने कॉन्सेप्ट हो गए, अपनी अपनी भूमिकाएं हो गई, अपने अपने विचार हो गए। इन सबको कहते हैं आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन कहलाता है। इनको आदान, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के प्रति एक्सप्रेस करना कि हमारे अंदर की क्या फीलिंग, दूसरों को हमें देख के पता थोड़ा चलता है कि उसके अंदर की क्या। हर इंसान के अपने अपने सिद्धांत होते हैं और उसके आइडियाज, विचारों से बहुत कुछ मिलता है। जैसे अपनी एडवर्टाइजमेंट है, ये भी तो किसी की आइडियाज ही है ना, आइडिया से आगे एडवर्टाइजमेंट बन गई। अपने अपने विचारों को पेश, आजकल तो बहुत सारे ऐसे आपने देखा है कि आजकल इतने मतलब ये क्रांतिकारी युग कह लो या औद्योगिक युग कह लो, इस युग के अंदर कंप्यूटराइजेशन युग कह लो या इसके अंदर अपने अपने आइडियाज दिए तो आइडियाज के पैसे भी आपको आएंगे। अगर आपके आइडियाज लोगों को पसंद आए तो उसके पैसे भी आपको आएंगे। तो इसलिए अपने अपने विचार, अपने अपने फीलिंग, अपने अपने कॉन्सेप्ट भी अपने सारा कुछ क्या कहते हैं, जो सारी संप्रेषण की क्या है, एक प्रोसेस है। मतलब हम ये सारा चीजें करने के लिए क्या है, एक प्रक्रिया है या फिर इसे कह लें ये एक क्या है, प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम संप्रेषण या संचार करते हैं। कहते हैं हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, दूसरों को सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये सारा क्या आता है, संप्रेषण के माध्यम है। और कहते हैं बहुत सारे माध्यम है, जैसे संकेत है, मतलब किसी को अपने इशारा करना, संकेत हो गया, भाषा हो गई या चित्र हो गया, भाषा हो गई, चित्र हो गया, संकेत, या फिर कहते हैं प्रदर्शन हो गया, किसी को प्रदर्शन करके दिखाना। ये सारे क्या है, कहते हैं ये सारे कहते हैं संप्रेषण के क्या है, माध्यम है। इन माध्यम को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। कहते हैं प्राचीन समय से ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। कहते पहले क्या हुआ करता था कि कोई जैसे आजकल टेलीफोन हो गए या कुछ भी ऐसा हो गया, मोबाइल्स हो गए, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले क्या करते थे कि अगर किसी को संदेश भेजना जाए तो दूतों को भेजा जाता था, अपने दूत दूसरे जगह पे जाते थे और उसका मैसेज लेके जाते थे। या फिर आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चराइजेशन में या टीवी में देखा होगा कि कबूतर के पंख के पीछे कुछ बांध के दे दिया जाता था और कबूतर जो थे वो संप्रेषण का काम करते थे, आदान प्रदान, वहाँ मैसेज छोड़ते और दूसरी जगह लेके आते। लेकिन आज के अगर युग की बात करें तो आज का युग आधुनिक युग है और क्रांतिकारी युग है। इसमें संप्रेषण के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे, जैसे अपने गूगल से कर ले, अपने मोबाइल्स पे आपको पता कितने ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, फोन है, मैसेज है, इंस्टा है, कहीं से भी आप एक दूसरे को संप्रेषण करने के बहुत सारे माध्यम बन चुके हैं। टेलीफोन है, टेलीग्राम है, लेटर है,
कुछ भी कैसे भी हम अपने एक दूसरे के साथ संप्रेषण कर सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। कहते हैं जैसे जैसे कहते हैं कोई सभ्यता का विकास हुआ और भाषा का विकास हुआ, वैसे वैसे संप्रेषण के माध्यम भी बदलते ही गए। अब कहते हैं पूरे विश्व में कहते क्या है, संचार क्रांति आई है, सच में संचार क्रांति है। और कहीं भी देखो टिकटॉक अभी चली थी जिसे बैन लगा दिया गया, तो वो अपने अपने विचारों को, अपने अपने आइडियाज को, चाहे कॉमेडी आइडियाज हैं, चाहे कोई भी ऐसे आइडियाज हैं, उस आइडियाज को हम लेके आगे आते हैं। ये सारे क्या है, संप्रेषण के कहते माध्यम ही है। कि कहते हैं पशु पक्षियों में भी तो ऐसा होता है, वो भी तो कहते हैं जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई चिड़ियों की चूं चूं को, अभी तो कहते हैं बहुत सारे टावर लग गए, उससे रेडिएशन निकलता है तो चिड़ियाँ खत्म हो गई, सच में खत्म भी हो चुकी हैं चिड़ियाँ। कहते हैं चिड़ियों की आपस में अगर चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो सारी चिड़ियाँ एक दूसरे में आ जाती हैं। कबूतरों को आपस में बातें करते हुए देखा होगा, ट्रू ट्रू कुछ भी ऐसे करके, कुत्ते भौंकते हैं, जो सारा संप्रेषण है, गाय गा गा करे, मतलब ये सारे कहते हैं पशु भी अपने आप को कहते हैं संप्रेषण के माध्यम से सारा कुछ है। मिट्टी से ध्वनि निकलती है कहते हैं, और कई कहते हैं जैसे सांप है, रेंगने वाली जगह है, रेंगने वाले जो जितने भी जीव हैं कहते हैं वो सुगंध से या फिर अपनी मिट्टी की स्मेल से कहते हैं अपनी संप्रेषण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं पशु पक्षियों में, पत्तों में भी, हर चीज़ में कहते हैं संप्रेषण है। जो वातावरण हम बन चुके हैं, जितना भी वातावरण इन्वायरमेंट है, इन सब इन्वायरमेंट में क्या है, संप्रेषण है। उसके माध्यम अलग अलग हैं, तो लेकिन कम्युनिकेशन के बिना जैसे हम अधूरे हैं, पशु पक्षी भी अधूरे ही रहते हैं। आपने देखो गली में कहते हैं एक कोई कुत्ता आ जाए, कुत्ता भौंके तो 10 कुत्ते आगे भौंकने लग जाएंगे, तो ये उनका संप्रेषण का माध्यम ही नजर आ रहा है। आगे के संप्रेषण का अर्थ क्या है, अब मीनिंग क्या है संप्रेषण का? संप्रेषण का अर्थ संप्रेषण कहते हैं शिक्षा के रीढ़ की हड्डी है। किसकी है? शिक्षा के रीढ़ की हड्डी है संप्रेषण, शिक्षा के रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण और अधिगम से शिक्षण कहते हो नहीं सकता, ना तो अधिगम से और ना संप्रेषण के बिना हम शिक्षण दे ही नहीं सकते। अब कहते हैं संप्रेषण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेक्षण। संप्रेषण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस प्रेक्षण, इसका अर्थ क्या हुआ? समान रूप से, समान रूप से, यानी सबको समान रूप से एक जैसा संप्रेषण करवाना संप्रेषण कहलाता है। और अंग्रेजी में ये कम्युनिकेशन है, जो मैंने लिखा है कम्युनिकेशन, अंग्रेजी में ये, इंग्लिश में अंग्रेजी में कम्युनिकेशन से बना है अंग्रेजी में। और कम्युनिकेशन की उत्पत्ति है लैटिन भाषा में। इसकी जो उत्पत्ति है, समझ आ रहा होगा स्टूडेंट, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के किससे बनी है? कम्युनिस से बनी है। किससे बनी है? कम्युनिस। कम्युनिस से बनी है, और जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। जिसका अर्थ क्या है? अर्थ है सामान्य बनाना, यानी एक जैसा बनाना। अतः कहते हैं संप्रेषण का क्या अर्थ हुआ कि सूचनाओं को और विचारों को आदान प्रदान करना। और संकुचित अर्थ में अगर हम कहे जाए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों और सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। और अगर इसका व्यापक अर्थ में करें तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों, सूचनाओं तथा तथ्यों को समझा जा सकता
जा सकता है कि शिक्षक अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्रों से कुछ कहते हैं या छात्र इनको कुछ बताते हैं या प्रधानाचार्य बुलाकर छात्रों को बुलाते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, एक संप्रेक्षण या कानों में फुसफुसाना या कान पकड़कर कोई काम करना, ये सारे मुद्रा बनाना, ये सारे क्या हो गया संप्रेक्षण के ये माध्यम है। ये संप्रेक्षण के क्या कहते हैं, अंग हुए। बहुत सारे आपने स्टूडेंट्स मेरे से रिपीट करके फिर आगे चलती हूँ कि कम्युनिकेशन का मतलब है संचार या संप्रेक्षण। कहते हैं हर किसी के अपने आइडियाज होते हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, अपने प्रिंसिपल होते हैं। इन सारों के प्रोसेस को क्या कहते हैं, संप्रेक्षण कहते हैं। और संप्रेक्षण का अर्थ हो गया कि दो शब्दों से मिलकर बना है ये, और ऐसा प्लस प्रेक्षण समान रूप से। और शिक्षा में कहते हैं संप्रेक्षण जो है वो रीढ़ की हड्डी का काम करता है। और अंग्रेजी भाषा में इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पोमियो से हुई, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। और ये संप्रेक्षण के कुछ अंग क्या कहते हैं, भाव मुद्रा के साथ भी आपने देखा कथक नाटक जब होता है तो आंखों से बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाती है, आंखों के माध्यम से भी संप्रेक्षण को किया जाता है। आंखों से, इशारों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से भी हम संप्रेक्षण कर सकते हैं। इसके बहुत सारे आगे माध्यम भी हैं। आप इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले पॉल लीक्स ने लिखी है परिभाषा, पॉल लीक्स के अनुसार, पॉल लीक्स ने कहा है कि संचार या संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, आवश्यकताओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। क्या बोल रहे हो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज फैक्ट्स, ideas, feelings, impressions and life in a manner that the receiver gains a clear understanding of the meaning, input and use of the message। ये किसने कहा था, पॉल लीक्स ने। नेक्स्ट है E.G. मेयर के अनुसार, नेक्स्ट है E.G. मेयर। E.G. मेयर ने कहा है कि संप्रेक्षण का अर्थ है कि एक व्यक्ति के विचारों तथा समितियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित करना, यानी एक व्यक्ति के विचारों और समितियों से किसी दूसरे व्यक्ति को परिचित करना क्या कहलाता है, संप्रेक्षण या कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस फीलिंग्स एंड आइडियाज एंड ओपिनियंस नोन टू अदर। नेक्स्ट है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार, नेक्स्ट है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा था कि संप्रेक्षण एक गत्यात्मक यानी गति देने वाला है, उद्देश्यपूर्ण है, द्विध्रुवीय दोनों के बीच में चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेक्षण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया है, लुइस ए एलन के अनुसार। इसके अनुसार लुइस ए एलन लुइस ए एलन ने कहा था कि संप्रेक्षण अर्थों का एक पुल है। क्या है, अर्थों मीन्स का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया होती है। क्या है, संप्रेक्षण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की एक व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया होती है। कम्युनिकेशन इज ए ब्रिज ऑफ मीनिंग।
शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं संप्रेक्षण, मतलब शिक्षा में से संप्रेक्षण का क्या अर्थ और संप्रेक्षण के उद्देश्य क्या है, नेक्स्ट उसमें करते हैं। संप्रेक्षण के उद्देश्य। फर्स्ट है कि संप्रेक्षण का उद्देश्य है कि भाषाओं को आदान प्रदान करना और द्वारा उत्तेजित करना और भावनाओं को शांत करना और समाज में शांति और संतुलन को बनाए रखना। और जो व्यक्ति कहते हैं डरपोक होते हैं वो अपनी सम्मति, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें अपने वश में कर लेता है। लाखों की भीड़ में ऐसे कुशल वक्ता की बात एकाग्रचित होकर लोग सुनते हैं। कहते हैं अब जैसे अपने बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जिनकी बातें बहुत लोग अच्छी तरह सुनते हैं। कोई वक्ता ऐसे होते हैं जिन्हें बात करने का पता नहीं चलता है, मीनिंगलेस बात करते हैं, उनकी बातें कोई नहीं सुन पाता। और ऐसे ही कहते हैं जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं बहुत अच्छे नेता भी बन जाते हैं। बहुत सारे नेता आपने सुने होंगे, कुछ नेता आपको बहुत इम्प्रेसिव भी लगे, उनको अपनी बात कहने का और दूसरों को समझाने का जो ढंग है वो बहुत बढ़िया रहता है। कहते हैं बालकों में स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि शुद्ध प्रभाव होना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर हम तभी कर सकते हैं जैसे हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और छात्रों में कहते हैं क्रमिक रूप से निरंतर बोलने की क्षमता भी पैदा होनी चाहिए। छात्रों में मधुर एवं रोचक भाषण देने की शक्ति भी विकसित होनी चाहिए। अब है कि शैक्षिक प्रशासन में संप्रेक्षण की भूमिका क्या है। कहते हैं यह संप्रेक्षण शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना एक अच्छा संप्रेक्षण है। संप्रेक्षण की विषय वस्तु क्या है? शिक्षा प्रशासन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित होती है। शैक्षिक प्रशासन के संचालन के लिए संप्रेक्षण का क्या प्रयोग किया जाता है? छात्रों को समझने के लिए संप्रेक्षण का प्रयोग किया जाता है। और प्रभावशाली शिक्षण के लिए प्रभावशाली क्या होना चाहिए? संप्रेक्षण भी होना चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे स्कूल में देखा होंगे जो टीचर अच्छा बोलते हैं, अच्छा वक्ता है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका रिगार्ड भी करते हैं। और जो टीचर्स को बोलने का इतना पता नहीं चलता, जो अपनी बात को समझानी नहीं आती, वो एक अच्छे वक्ता नहीं हो सकते। आपने सुना होगा हिटलर के बारे में, नाजीवाद में हिटलर जर्मनी में था, कहते हैं बहुत अच्छा भाषण देता था और इसीलिए कहते हैं वो इतना तानाशाही बन गया कि लोगों को उसने एक बार अपने आप कर लिया। मोदी जी भी देखो कितना अच्छा भाषण देते हैं, अपने देश में देखें तभी लोग इतने इम्प्रेसिव हैं। जहाँ हम कहते हैं संप्रेक्षण का हमारा माध्यम अच्छा होगा, हमारा जुलूस हम अच्छा पढ़ेंगे, वो चीज़ें हमारी बढ़िया से बढ़ के आगे चलती जाएंगी। इसीलिए एक इंसान को एक कुशल वक्ता भी बोलना होना चाहिए। अब है कि शैक्षिक संबंध में संप्रेक्षण की उपयोगिता। शैक्षिक प्रबंध में संप्रेक्षण की भूमिका। फर्स्ट है इसमें स्वतंत्रता का सिद्धांत। विद्यालय प्रबंध में कहते अपने विचारों की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को से उसके विचार जानने की क्षमता दी जाती है और अपने विचार थोपे नहीं जाते, अपने विचार हम बताए जाते हैं। अगर किसी को अच्छे लगे तो वो एक्सेप्ट कर ले, अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं होगी। संप्रेक्षण की प्रक्रिया में विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है और प्रत्येक व्यक्ति को कहते बिना किसी डर के अपने विचारों को प्रकट करने की तुरंत से तुरंत स्वतंत्रता होती है। और कहते हैं विद्यालय प्रबंध से
जिससे विभिन्न विद्वानों के विचारों का लाभ विद्यालय के किसी शैक्षिक प्रबंध में होता है। जैसे बहुत सारे टीचर्स या एम्प्लॉयज और भी काम करते हैं, एक मैनेजमेंट क्या करते हैं कि बैठक बुला के सबके आइडियाज देते हैं, विचार जिसके अच्छे लगे उसको लागू भी कर सकती है, सुनते सबकी ध्यान से। नेक्स्ट है कि समानता का सिद्धांत। फर्स्ट है स्वतंत्रता का, सेकंड है समानता। विद्यालय प्रबंध में समानता का सिद्धांत अपनाकर सबको समान रूप से कार्य वितरण दिया जाता है। अधिकार के संबंध में भी समानता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। संप्रेषण में जब किसी व्यक्ति किसी के विचार को सुनता है तो समान रूप से वह दूसरे को अपने विचारों से क्या करते हैं, अवगत भी करवाते हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुने ही ना। समान के अगर मैंने आपके विचार सुने तो आपको भी मेरे विचार सुनने होंगे, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन एक रिस्पेक्ट है, समानता। नेक्स्ट है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना। कहते हैं कि एक शैक्षिक प्रबंध में सहयोग की भावना का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विद्वानों को बुलाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, विचार सुनते हैं, उनके विचारों को जानने की करते हैं, नीतियों और नियम को लागू करने के लिए उनके विचारों को जानना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के लिए कहते हैं हम वित्तीय प्रबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे संबंधित साहित्य विद्वान का सहारा लेना आवश्यक होगा। जैसे फाइनेंस के इन आदमी को बनाना है, अगर साहित्य के तो साहित्य से कैसे एक दूसरे का सहयोग होगा। नेक्स्ट है सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण। नंबर 4 है सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण। प्रत्येक विद्यालय में शैक्षिक प्रबंध के समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक शैक्षिक नीति एवं जो नियम है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण करते हैं और उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं एक व्यक्ति सत्य एवं अहिंसा के महत्व को सामान्य रूप से व्यक्त करता है। इसके प्रमाण में महात्मा गांधी का उदाहरण भी देते हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा उन्हीं का ही है। तो हमारे समाज में उसको स्वीकार करने के बाद सत्य और अहिंसा जो की नीति है हमारी संस्कृति को उच्च आदर्श है और उसे हमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं और अपने स्कूल की संस्कृति में भी लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है कार्य का विभाजन। नंबर 5 है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन करते समय व्यक्ति की योग्यता और उसकी रुचि को भी ध्यान में रखा जाता है। व्यक्ति की रुचि और विचारों को जानकर ही कार्य देता है। अगर किसी मैथ के टीचर को बोलो कि अब साइंस पढ़ा लो, या साइंस के बोलो कि इंग्लिश पढ़ा लो, ऐसे नहीं। तो जिसकी जैसी एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम किया जाता है और संचार का माध्यम भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है एकाधिकार के विरुद्ध। नेक्स्ट है एकाधिकार के विरुद्ध, यानी किसी की मोनोपोली इसमें नहीं होती, संचार में किसी की मोनोपोली नहीं है। एकाधिकार जैसे कि हमारे विद्यालय प्रबंध में एकाधिकार की कहते कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती कि प्राचीन कहते समय में संस्थाओं पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं इसका श्रेय अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे स्टाफ हैं, उनको अपने अपने काम में बढ़िया है, इसलिए किसी एक व्यक्ति को इसका कोई एकाधिकार का श्रेय नहीं दिया जाता। अगर ऐसा हो तो कहते क्रांति आने की भी संभावना रहती है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण की भावना पर भी आधारित होता है। नेक्स्ट है क्षमता के अनुसार कार्य करना। किसके अनुसार? क्षमता के अनुसार।
जिसकी जितनी क्षमता कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जैसे एक व्यक्ति को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में संगीत का प्रभारी बनाया जाता है, किंतु वह इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो इसीलिए उसकी क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है। जिसको जैसी योग्यता, जिसकी जैसे मान लो किसी की संगीत में योग्यता तो संगीत का बना दे, इसकी कंप्यूटर में तो कंप्यूटर का, ऐसे उसको लैब इंचार्ज कार्य क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरदायित्व की भावना। कहते हैं विद्यालय में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्षेत्र है वो निश्चित है, इसके लिए उस क्षेत्र से संबंधित अधिकार ही संपन्न हो जाते हैं और संप्रेषण की प्रक्रिया में पारदर्शिता जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। व्यक्ति के क्षेत्र एवं अधिकारों की व्याख्या संतुलित रूप में करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि साधनों में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, यानी एडजस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स। प्रत्येक कहते हैं विद्यालय की प्रबंध व्यवस्था सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब उसके मानवीय एवं भौतिक साधनों के मध्य सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न की जाए। उदाहरण के लिए कहते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को विद्यालय की सुरक्षा कर व्यवस्था का कार्यभार सौंपना है, तो उससे पहले उस कर्मचारी के मध्य सेवा शर्तों एवं साधनों के बारे में विचार विनिमय करना चाहिए, तो उस व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित होगा। अगर हम विचार विनिमय करने के बिना ही उसको लगा देंगे तो कहीं ना कहीं योग्यता भी आ जाएगी, इसके लिए ये नई समस्या होगी। अतः संप्रेषण के माध्यम से विद्यालय प्रबंध में साधनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल, नियंत्रण। विद्यालय प्रबंध में उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण भी होना चाहिए। और कहते हैं इससे क्या होता है, स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता नहीं फैलती, और नियंत्रण करने से क्या एक समाधान भी मिलता है हमें। किस चीज का समाधान मिलता है कि संप्रेषण कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा, या फिर उसके लिए कुछ ऐसी चीजें भी नहीं हो रही कि वहीं कहीं वो गलत हो जाए। कहते संबंधित व्यक्ति की समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो यह पता लगाया जाए कि कौन कौन से कारण हैं जिनके आधार पर इसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यदि एक प्रबंधन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो कहते संप्रेषण जो नहीं हो पाता। इसी के संदर्भ में कहते हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे कहते हैं, क्या प्रोफेसर एस.के. दुबे, प्रोफेसर एस.के. दुबे कहते हैं कि विद्यालय प्रबंध में मानवीय संसाधनों के कुशलतम प्रयोग के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया आधारशिला का कार्य करती है, जिस पर सुव्यवस्थित, सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रबंधन के भवन का निर्माण होता है, जो कि समाज की आकांक्षाओं एवं नागरिकता के मूल्यों का छात्रों में विकास करता है। क्या कहते हैं कि विद्यालय प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के कुशलतम प्रयोग के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया आधारशिला का कार्य करती है, जिस पर सुव्यवस्थित, सुदृढ़ एवं क्रमबद्ध प्रबंधन के भवन का निर्माण होता है, जो कि समाज की आकांक्षाओं एवं नागरिकताओं के मूल्यों का छात्रों में विकास करता है। तो स्टूडेंट्स, जो आपने पढ़ा है आज संप्रेषण, इसकी उपयोगिता को फटाफट एक थोड़ा सा बता दूं कि पहला स्वतंत्रता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, समानता का, सहयोग की भावना होती है, सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण है, कार्य का विभाजन है, एकाधिकार के लिए विरुद्ध है और क्षमता के अनुसार कार्य है, उत्तरदायित्व की इसमें भावना है, सहयोग की इसमें भावना होती है और साधनों में समन्वय इसमें पाया जाता है, और बाद में क्या है, नियंत्रण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संप्रेषण का हमारे आधुनिक, पुरातन और आने वाले समय में सभी में बहुत इसका महत्व दृष्टिगोचर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज